नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल अपने क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ग्लाइकोलाइसिस के बारे में देख लिया था। पिछले 3-4 क्लासों में अपन ने प्लांट फिजियोलॉजी के फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन टॉपिक को कवर किया है। आज से अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कैसे होगा, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किसका होगा, जैसे वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस, फूड, इनका प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन किस हिसाब से होगा, किसके थ्रू होगा, कैसे होगा, इनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, अगर प्लांट की बात करें माना ये कोई प्लांट है, ठीक है, ध्यान से देखना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, छोटी छोटी। मैं जैसे बोलूं आप उस इमेज को अपने दिमाग में क्रिएट करना। ठीक है, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। देखो, प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करना। मानो ये कोई प्लांट है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो होगा ग्रीन पार्ट्स में, ठीक है। ये हो गया रूट वाला पार्ट। फूड बनेगा कहां पे, लीव्स में। और लीफ से जो फूड है वो कहां सप्लाई होगा, प्लांट्स के अदर ऑर्गन्स में। जैसे लीफ पे फोटोसिंथेसिस हुआ, वहां से ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा और वो ग्लूकोज कहां पे आएगा, वो स्टेम में जाएगा, रूट में जाएगा। ठीक है, मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, लीफ से रूट की तरफ, यानी ऊपर से नीचे की तरफ। बात करूं मैं वाटर की, ठीक है। वाटर प्लांट जो है वो रूट के थ्रू सोइल से एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। तो जो वाटर है उसका डायरेक्शन क्या होगा, बेसिपिटल भाग से एक्रोपिटल की तरफ, यानी बेस से टिप की तरफ। तो इस बात को आप समझना कि जो मिनरल न्यूट्रिशंस है, ठीक है, जैसे वाटर है तो वाटर का ट्रांसपोर्ट एक ही दिशा में होगा, रूट से लीव्स की तरफ या स्टेम की तरफ। तो इसको बोल सकते हैं अपन एक दिशीय या एक दिशीय, ठीक है। जो फूड बनेगा, जैसे मान लो इस लीफ पे जो फूड बना, वो फूड रूट की तरफ भी आएगा। और जो प्लांट में नई लीव्स बनी है, एक चीज बता दूं, आपके जो प्लांट में जो नई नई लीव्स डेवलप होती है उनमें फोटोसिंथेसिस की रेट बहुत कम होती है, ठीक है।
इसलिए उनको फूड की सप्लाई कहां से होगी? जो ओल्ड लीव्स है उनसे। तो फूड की सप्लाई इस लीफ से नीचे की तरफ भी होगी और ऊपर की तरफ भी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फूड की सप्लाई जो है वो फ्लोएम के थ्रू बाय डायरेक्शनल होगी। ठीक है। एक बात और मैं आपको बता दूं, हमने देख लिया जल का ट्रांसपोर्टेशन और फूड का ट्रांसपोर्टेशन। जल का जाइलम के द्वारा होगा, फूड का फ्लोएम के द्वारा होगा। देखो जो मिनरल न्यूट्रिशंस हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थ हैं, मिनरल न्यूट्रिशंस हैं, इनका डायरेक्शन कैसा होगा? इनका डायरेक्शन भी बाय डायरेक्शनल होगा। फूड का मैंने फ्लोएम के थ्रू आपको बताया। उसी प्रकार जो हार्मोन्स हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बाय डायरेक्शनल हो सकता है या मोनोडायरेक्शनल हो सकता है या एक दिशी हो सकता है। इसका रीजन ये है, जैसे मान लो कोई हार्मोन सिंथेसिस हो रहा है प्लांट के टिप वाले पार्ट में, ठीक है। अब यहां से जो ये हार्मोन है उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो लीफ में काम करे, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बेसिपिटल की ओर। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो ऑक्सीजन है वो कहां सिंथेसिस होगा? प्लांट की यंग लीव्स में। लेकिन इस ऑक्सीजन की जरूरत रूट को भी पड़ेगी। जो रूट का टिप वाला पार्ट है उसको आगे ग्रोथ कराने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ऑक्सीजन सिंथेसिस हो रहा है कहां पे? यंग लीव्स में, और इसकी जरूरत रूट में भी पड़ेगी अपने को। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो गई? बेसिपिटल। लेकिन कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो टिप वाले पार्ट में सिंथेसिस नहीं होते, वो अदर पार्ट्स में सिंथेसिस होते हैं, ठीक है। जैसे फ्लावर बनाने वाले हार्मोन्स हैं, वो क्या करेंगे? उनमें एक स्पेसिफिक सिग्नलिंग होगी जो किसी लीफ को आगे जाके फ्लावर बनाने के लिए स्टिमुलेट करेगी, ठीक है। तो वो हार्मोन्स कहां ट्राई करेंगे? वो जो यंग लीव्स होगी उनमें, और उनका सिंथेसिस कहां पे होगा? ओल्ड लीव्स में। तो ऐसे हार्मोन्स क्या करेंगे? इनकी डायरेक्शन कौन सी होगी? बेस से टिप की तरफ, ठीक है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि जो हार्मोन्स हैं वो बाई डायरेक्शनल और मोनोडायरेक्शनल दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो देखिए अपन ने कुछ न्यूट्रिशंस, फूड, वाटर, इनके बारे में कि इनकी डायरेक्शन कौन सी होगी। अब एक बात और अपन डिस्कस करने वाले हैं यहां पे कि जो प्लांट्स हैं उनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो एक तो होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, ये देखना आप एक बार, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि एक सेल से दूसरी सेल में, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का मतलब समझो कि जो प्रोडक्ट लीफ में सिंथेसिस हो रहा है या फ्लोर में सिंथेसिस हो रहा है उसको लंबी दूरी तय करके एक लीफ से दूसरी लीफ में जाना है, फ्लावर्स से रूट में जाना है, या लीफ से स्टेम में आना है। मतलब कुछ डिस्टेंस दूरी पे जाके उसको काम करना होता है।
और शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होगा, एक सेल से दूसरी सेल में आपको जाना है। इसको आप एक एग्जांपल से मैं आपको बात करूं कि आपको आपका जो मकान है या आपका घर है उसमें आपको एक रूम से दूसरे रूम में जाना है, ये तो हो गया शॉर्ट डिस्टेंस। और एक आपको फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आना है, ये हो गई लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसको समझो आपका जो घर का रूम है वो एज ए काम करेगा सेल की तरह, ठीक है। ये बात हुई अपनी शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे शॉर्ट डिस्टेंस प्लांट्स में कौन करता है, ये किस प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्ट है वो शॉर्ट डिस्टेंस को कंप्लीट करेगा। ऐसे तरीकों के बारे में अपन जानेंगे जो प्लांट्स में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे कि परमेबिलिटी के बेसिस पे कि कौन सी मेम्ब्रेन किसके लिए परमेबल है, पारगम्य है, इसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन देखेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जिसके आर पार विलेय और विलायक दोनों के मॉलिक्यूल आ जा सकते हो। जैसे मान लो ये कोई सेल है, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, ठीक है। इनके बीच में ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन में विलेय और विलायक, देखो विलेय विलायक के बारे में आपको पता नहीं है तो मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं। विलायक वो होता है जिसमें अपन किसी भी प्रोडक्ट को डिसॉल्व करते हैं। जैसे मान लो अपन ने वाटर में चीनी को घोल दिया, किसी भी पात्र में अपन वाटर लेंगे, उसमें अपन थोड़ी बहुत चीनी डालेंगे और चीनी को उसमें मिला देंगे, तो उसमें जो काम करेगा वाटर वो तो होगा विलायक, ठीक है। और यहां पे शुगर एज ए विलेय, ठीक है। तो आपको विलेय और विलायक समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं अपन परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में। तो इस मेम्ब्रेन में जो भी सॉल्यूशन है उसमें इस सॉल्यूशन के विलायक और विलेय इसमें आ जा सकते हैं और इधर से सॉल्यूशन 2 में जा सकते हैं। इस परमेबल में कोई रोक टोक नहीं होगी विलेय और विलायक के लिए। विलेय और विलायक सॉल्यूशन ए से सॉल्यूशन 2 में जा सकते हैं और सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 में आ सकते हैं। ये तो हो गई अपनी परमेबल मेम्ब्रेन। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल है एक तो प्राइमरी सेल वॉल,
और एक अपने पास फिल्टर पेपर। इसका एग्जाम्पल आप याद रखना, जहां तक पॉसिबिलिटी रहती है एग्जाम में आपको एग्जाम्पल पूछेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लेना इसका। प्राइमरी सेल वॉल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। मैं फिर बता रहा हूं आपको, अगर कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। दूसरा अपन बात करेंगे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो इसके बारे में देखेंगे अपन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है जिसमें से ना तो विलेय के कण या विलेय के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो पार कर सके, और ना ही विलायक के मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को पार कर सके। देखो ये हो गया सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड। सॉल्यूशन बनता है और विलेय और विलायक से, ठीक है। तो सॉल्यूशन फर्स्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें विलेय और विलायक है, सॉल्यूशन टू जिसमें भी विलेय और विलायक है, लेकिन इन दोनों के जो विलेय और विलायक है वो इस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन वन के विलेय और विलायक सॉल्यूशन टू के विलेय और विलायक में एंटर नहीं कर पाएंगे, और ना ही सॉल्यूशन टू के विलेय और विलायक सॉल्यूशन ए में एंटर नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात ये हो कि इस मेम्ब्रेन को कोई पार नहीं कर सकता, ना तो विलेय और ना ही विलायक। देखो इसके एग्जाम्पल देखना आप। दो ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनका नाम बताऊं मैं आपको, तो एक होता है लिग्निन, एक होता है सुबेरिन, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, ये सेल वॉल पर अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो सेल वॉल को इम्परमिएबल बना देते हैं। तो ऐसे सेल वॉल जिसमें या तो लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता हो या सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता हो, ऐसे सेल वॉल को बोलेंगे लिग्नीकृत या लिग्निफाइड सेल वॉल या सुबेरिन सेल वॉल। इस सेल वॉल में ना तो विलेय इसको पार कर पाएगा ना ही विलायक पार कर पाएगा। तो ये हो गई अपनी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसके एग्जाम्पल हो गए लिग्नीकृत सेल वॉल या सुबेरिन सेल वॉल, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। इस मेम्ब्रेन में क्या होता है, इस मेम्ब्रेन में से विलायक के अणु एक साइड से दूसरी साइड जा सकते हैं, लेकिन विलेय के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको क्रॉस नहीं कर पाते। देखो तीसरी अपनी है मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में अपन देखते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है उस मेम्ब्रेन में से विलायक के मॉलिक्यूल तो एक साइड से दूसरी
तरफ क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन विलेय के मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसको भी समझेंगे। देखो, ये कोई सेल मेम्ब्रेन है, इसके एक तरफ सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूशन 1 के जो विलायक के मॉलिक्यूल है वो या तो सॉल्यूशन सेकंड में चले जाएंगे, या सॉल्यूशन सेकंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं विलायक के वो सॉल्यूशन फर्स्ट में आ सकते हैं। लेकिन विलेय के मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते। उस कंडीशन में अपन ऐसी मेम्ब्रेन को बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके एग्जाम्पल है, एक तो एक मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा है अपने जो यूरिनरी ब्लेडर है उसकी मेम्ब्रेन। एक होता है सेलोफेन कपड़ा, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है इसका पर्चमेंट पेपर। ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है सेलोफेन ठीक है। पर्चमेंट पेपर हो गया, सेलोफेन कपड़ा हो गया। एक हो गई अपनी एक मेम्ब्रेन, इनके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा मैंने आपको बताया था अपने यूरिनरी ब्लेडर की मेम्ब्रेन। तो ये थे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल। आगे मैं बात करूंगा इसके बारे में। एक मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। नाम से पता लग रहा है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। देखो, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। चौथी हो गई अपनी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो, ये जो मेम्ब्रेन है वो विलेय के मॉलिक्यूल तो इसको क्रॉस कर सकते हैं, उसके साथ ही कुछ सिलेक्टिव विलेय के मॉलिक्यूल भी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। इसको समझेंगे अपन। देखो, उसी प्रकार समझेंगे इसको भी। सॉल्यूशन एट सॉल्यूशन सेकंड, और ये इनके बीच में आ गई सेल मेम्ब्रेन, जिसको बोलेंगे अपन सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो, इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड इस मेम्ब्रेन के विलाय के जो मॉलिक्यूल है वो तो क्रॉस कर सकते हैं। वो सॉल्यूशन ए विलायक के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन सेकंड में जा सकते हैं, सॉल्यूशन सेकंड के जो विलायक के मॉलिक्यूल वो सॉल्यूशन फर्स्ट में आ सकते हैं। इसके साथ ही जो विलेय के मॉलिक्यूल है, ठीक है, कुछ सिलेक्टिव, ऑल यूज नहीं करना है आपको, सारे विलेय के मॉलिक्यूल यहां पे यूज नहीं करेंगे। कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल सी विलेय के इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो एक तो गई सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, ठीक है। दूसरी हो गई अपने पास टोनोप्लास्ट, वैक्यूल की मेम्ब्रेन।
टोनोप्लास्ट क्या होती है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है। तो ये इसके दोनों एग्जाम
देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में वही सेम प्रोसेस है डिफ्यूजन की, कि मॉलिक्यूल्स अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। अपने डिफ्यूजन में क्या बात की थी, ये से 2 क्लासरूम थे, ठीक है। डिफ्यूजन में बात करी थी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में थोड़ा बहुत चेंज है। वो चेंज क्या है, आइए देखते हैं। इसमें 50 बच्चे हैं, इसमें 10 बच्चे हैं, ठीक है। अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। इसमें जो इससे एक्स्ट्रा 20 बच्चे हैं, अगर 20 बच्चे इसमें चले जाएंगे तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। लेकिन इसके जो 20 बच्चे हैं वो डायरेक्ट वहां पे नहीं जा पाएंगे। उसके लिए इन बच्चों को कौन लेके जाएगा, एक प्रोटीन आएगी जिसका नाम है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये जो 20 बच्चे हैं ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू क्लास सेकंड में जाएंगे। इसको अपने इसी एग्जांपल से समझेंगे कैसे, जैसे क्लास फर्स्ट के जो बच्चे हैं, जो एक्स्ट्रा 20 बच्चे हैं, वो ऐसे मान लो कि खुद नहीं चल सकते हो, उनको कोई ना कोई आदमी या कोई ना कोई टीचर, जैसे उनका फ्रेंड मान लो या कोई टीचर मान लो, ठीक है, या कोई गार्ड मान लो, वो उनको पकड़ेगा या उनको गोद में उठाएगा और सेकंड क्लास में छोड़ के जाएगा। समझ रहे हो इसका मतलब, कि ये जो 20 बच्चे हैं ये अपने आप क्लास सेकंड में नहीं जाएंगे, इनको क्लास फर्स्ट से क्लास सेकंड में ट्रांसफर करने वाला कोई होगा जिसका नाम है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये मॉलिक्यूल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको कोई एटीपी का एनर्जी का खर्चा भी नहीं आएगा, क्योंकि ये मेम्ब्रेन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ये फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं लेती। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था कि एटीपी सेल में एज ए मनी काम करेगा, कि एटीपी दो तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कैसी है, ये फ्री में आपका काम करेगी, आपको एक क्लास से दूसरी क्लास में छोड़ के आएगी, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डिफ्यूजन के लिए आपको मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेगी, ठीक है। आगे मैं बात करूं इसके बारे में, देखो अब अपन बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, जो कि एक मीडियम है किसका, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आप समझोगे। इसमें मैं बात करूं तो इसमें अपने पास यहां पे एटीपी का खर्चा होगा। उसी एग्जांपल के थ्रू इसको भी समझेंगे अपन, जो अपन ने पहले देखा था डिफ्यूजन में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्लासरूम के मीडियम माध्यम से। एक क्लासरूम थे अपने पास, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। इसमें यहां अपने पास 50 स्टूडेंट्स थे और क्लास सेकंड में 10 स्टूडेंट्स। देखो ये डिफ्यूजन से जस्ट उल्टा है। वो कैसे, मान लो क्लास फर्स्ट में ऑलरेडी 50 स्टूडेंट्स हैं
और क्लास सेकंड के बच्चे चाहते हैं कि हम भी क्लास फर्स्ट में बैठेंगे, और क्लास फर्स्ट के बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं हम तो नहीं बैठेंगे भाई साहब। तो ये क्या करेंगे, क्लास सेकंड के 10 स्टूडेंट्स ये आना चाहते हैं क्लास फर्स्ट में, तो इनको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। आप यहां एक वर्ड यूज कर सकते हो कि इनकी तो दादागिरी है कि भाई हम तो जाएंगे, क्लास सेकंड के बच्चे क्लास फर्स्ट में जाएंगे, एनर्जी खर्च कर रहे हैं कि नहीं भाई साहब हम तो जाएंगे ही। और ये एनर्जी जो है ये खर्च होगी किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। जब क्लास सेकंड के बच्चे क्लास फर्स्ट में आएंगे तो इनको पंप करना पड़ेगा, ठीक है। डेफिनेशन देखना आप इसकी, आप लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होंगे, और यहां पे अपने पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। वो किसकी फॉर्म में होगी, वो होगी एटीपी की फॉर्म में। देखो हमने बात करी थी फोटोसिंथेसिस में, मैंने आपको बताया था कि जो एटीपी है वो सेल में एज ए मनी काम करेगा। आप पैसा दोगे तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्लास सेकंड के बच्चे क्या करेंगे, एटीपी खर्च करेंगे। एटीपी खर्च करेंगे तो क्लास फर्स्ट में आराम से बैठ सकते हैं कि भाई पैसे दे रहे हैं इनको, एज ए एटीपी इनको क्या दे रहे हैं, मनी। तो मैंने बात की थी आपको एटीपी सेल में किसका काम करेगा, मनी का। और जब पैसे दोगे आप तो आपका काम जरूर होगा। क्लास सेकंड के बच्चे एटीपी दे रहे क्लास फर्स्ट के बच्चों को, तो क्लास फर्स्ट के 50 बच्चे बोलेंगे ठीक है हम एडजस्ट कर लेंगे, आप आ जाओ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें पंप किया जाएगा मॉलिक्यूल्स को और एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी एटीपी के रूप में, और मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो ये था अपना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब अपन बात करेंगे, देखो यहां पे जो ये पंप है, ये क्या है, ये जे प्रोटीन, ये प्रोटीन है जो किसका खर्चा करेगा, एटीपी का खर्चा करेगा। और ये 10 स्टूडेंट्स कहां पे जाएंगे, क्लास फर्स्ट में। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी, डिटेल्स में इसको समझा दिया। और देखो इसके बारे में एक और आप बात ध्यान रखना कि ये जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सबसे फास्ट होता है। क्योंकि हाँ भाई अपन यहाँ पे जब पैसा दे रहे हैं, एटीपी खर्च कर रहे हैं, और पैसा दोगे तो आपका काम जल्दी होगा। तो सबसे जो फास्ट ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो कौन सा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपना हो गया। आगे हम देखेंगे ऑस्मोसिस। देखो अब देखेंगे अपन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस के बारे में समझेंगे। ऑस्मोसिस को देखना आप ध्यान से। इसमें क्या होगा, अगर दो सॉल्यूशन को, जैसे मान लो ये हो गया सॉल्यूशन फर्स्ट, ये हो गया सॉल्यूशन सेकंड। सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड, इनको अपन अलग करेंगे किससे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। तो ये हो गए अपने पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड को अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मैंने डेफिनेशन बताई थी आप लोगों को कि ऐसी मेम्ब्रेन जिसको विलय के मॉलिक्यूल तो क्रॉस कर सकते हो लेकिन विलय के मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर सकते।
उस कंडीशन में क्या होगा, सॉल्यूशन फर्स्ट के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन फर्स्ट में विलायक का कंसंट्रेशन वो है ज्यादा, और इधर सॉल्यूशन सेकंड में विलायक की कंसंट्रेशन है कम। देखो विलय की बात नहीं करेंगे अपने यहां, क्योंकि विलय के मॉलिक्यूल तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। भाई अपन ने बात करी थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में, तो हमने देखा था कि इस मेम्ब्रेन को केवल विलायक के मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकते हैं, विलय के मॉलिक्यूल नहीं। देखो विलय के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, जो विलायक के मॉलिक्यूल्स थे सॉल्यूशन फर्स्ट के विलायक के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और सॉल्यूशन सेकंड में विलायक के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम होती है। ठीक, अब कहानी शुरू होती है यहां से कि विलायक के मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, इसी को ऑस्मोसिस बोलेंगे। सिंपल सी बात है, जब किसी सॉल्यूशंस को या दो सॉल्यूशंस को किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अगर अपन डिवाइड करते हैं तो विलायक के मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसी को बोलेंगे अपन ऑस्मोसिस। तो ये तो हो गई ऑस्मोसिस की बात। ठीक, अब अपन देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से मतलब है यहां पे कि जो विलायक के मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे, यानी सॉल्यूशन फर्स्ट से सॉल्यूशन सेकंड में जो विलायक के मॉलिक्यूल जा रहे थे, वो विलायक के मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट पे सॉल्यूशन सेकंड में एक प्रेशर क्रिएट करते हैं ताकि और ज्यादा विलायक के मॉलिक्यूल इसमें एंटर नहीं कर सके। देखो समझना इस बात को, अपने पास विलायक की कंसंट्रेशन किस में ज्यादा थी, सॉल्यूशन फर्स्ट में, और यहां से विलायक के मॉलिक्यूल कहां जा रहे थे, सॉल्यूशन सेकंड में, क्योंकि अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ विलायक के मॉलिक्यूल एंटर कर रहे हैं। ये तो बात थी अपने ऑस्मोसिस की। अब बात कर रहे हैं अपन ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो जो विलायक के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन सेकंड में गए थे, जिन्होंने एंट्री मारी थी, वो क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं विलय और विलायक के, ठीक है, ये दोनों को कमांड में बोलेंगे बस सॉल्यूशन, वहां पे एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि यहां से और ज्यादा विलायक के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन सेकंड में एंटर नहीं करेंगे, और इसी प्रेशर को बोलेंगे अपन ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, ये था अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। अपन ने बात कर ली ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के बारे में। अब आगे अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है, एक होता है एंडोऑस्मोसिस, दूसरा होता है एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, अब एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है। देखो एंडोऑस्मोसिस तो होता है जब वाटर, देखो वाटर मैंने बात करी थी शुरू में विलय और विलायक की, वाटर क्या होता है, विलायक। जब विलायक के मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर करते हो
उसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस। और अगर विलायक के मॉलिक्यूल सेल से बाहर आ रहे हैं उसको बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। ठीक है, ये सिंपल सी इनकी डेफिनेशन है, इनके बारे में अपन ज्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे और अक्सर यहां से कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता है। अब आगे अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, देखो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, सॉल्यूशन विलेय और विलायक दोनों से मिलकर बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, जैसे ये अपने पास कोई वाटर से भरा हुआ पात्र है। ठीक है, अगर इसमें अपन चीलिंग घोल दें, थोड़ी बहुत अपन ने इसमें चीनी डाली और इसको वाटर में मिला दिया, तो चीनी तो क्या हो गई, विलेय, और वाटर जो है वो अपने पास क्या होगा, विलायक। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। देखो सॉल्यूशन होते हैं, एक तो आइसोटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक। तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला हो गया आइसोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इस प्रकार के सॉल्यूशन में अगर किसी सेल को अपन रखते हैं, जैसे यही मान लो ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें अपन किसी सेल को रखते हैं, तो इस सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर और इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ये बराबर होते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस वजह से ना तो वाटर सेल के अंदर एंटर कर पाएगा और ना ही बाहर आ पाएगा। देखो एक एग्जांपल है इसका, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, आरबीसी के लिए। आरबीसी के लिए 0.91% NaCl और 5% ग्लूकोज का विलयन, 0.91% और 5% ग्लूकोज। किसी सॉल्यूशन में अगर 0.9% NaCl है और 5% अगर उसमें ग्लूकोज है, तो ये सॉल्यूशन परफेक्ट होगा किसके लिए, आरबीसी के लिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जांपल। इसके आगे अगर बात करें अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, देखो ऐसे सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर किसी सेल को रखते हैं तो उसमें रखी गई सेल का प्रासरण दाब इस सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। दोबारा से समझना इस बात को, ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब या जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें रखी गई सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होगा। ठीक है, इस प्रकार के सॉल्यूशन को बोलेंगे अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो इसको भी अपन फिर से एग्जांपल से समझना है इसको। ये अपने पास कोई सॉल्यूशन है,
इसमें अपन कोई सेल को रखते हैं। जो वाटर है या ऑस्मोटिक प्रेशर के हिसाब से देखें अपन, तो विलायक के मॉलिक्यूल कम ऑस्मोटिक प्रेशर और ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या डिफरेंस करते हैं कि कम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ विलायक के मॉलिक्यूल गति करेंगे। और जो हमने यहां पे जो सेल रखी थी, ठीक है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर किससे ज्यादा है? सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो वाटर किस तरफ एंटर करेगा? सेल की तरफ। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, तो यदि आरबीसी को विलियन में रखा जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये कोई आरबीसी की सेल है, इसको सॉल्यूशन में रखते हैं अगर, तो जो विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस में एंटर करेंगे? सेल में। क्यों? क्योंकि जो विलायक के मॉलिक्यूल्स हैं या वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरफ गति करेंगे? कम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। और अपन ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन देखी उसमें देखा था अपन ने कि वह विलयन जिसमें रखी गई कोशिका का परावर्तन दाब उस सॉल्यूशन से ज्यादा होता है। तो जो सेल है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम होगा, तो कम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ वाटर गति करेगा। और इस कंडीशन में जब वाटर आरबीसी में एंटर करेगा तो यहां पे अपने पास एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया होगी। अपन ने देखी थी डेफिनेशन एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस में हमने बात करी थी कि वाटर अगर सेल में एंटर करता हो तो उस कंडीशन को बोलेंगे अपन एंडोस्मोसिस। और यहां पे एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया होगी और इस कंडीशन में आरबीसी की सेल उसमें वाटर एंटर करेगा। एंटर करते ही आरबीसी की सेल फूलेगी और जब इसमें वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो ये फट जाती है और उस कंडीशन में आरबीसी को बोलेंगे अपन सेल घोस्ट के नाम से उसको जानते हैं उस कंडीशन को। इसके फटने का एक रीजन है क्योंकि इसमें चारों तरफ आरबीसी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। उस कंडीशन में जो अंदर ट्रिगर प्रेशर क्रिएट होगा वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर की तरफ धकेलेगा और उस कंडीशन में बाहर से अगर कोई प्रेशर नहीं लगेगा तो अंदर की प्रेशर की वजह से ये आरबीसी फट जाती है और उस कंडीशन में अपन इस आरबीसी को बोलेंगे रेड सेल घोस्ट। ये था अपना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा देखेंगे अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा इसी से समझना आप। देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है उसके बारे में अपन बात करेंगे। ये कोई अपने पास सॉल्यूशन है और इसमें कोई सेल रखते हैं अपन, ठीक है। तो ऐसा विलयन या ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें रखी गई सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक होता है, ठीक है। इस प्रकार के सॉल्यूशन में क्या होगा? इस प्रकार के सॉल्यूशन में एक्सोस्मोसिस की रिएक्शन होगी, ठीक है। देखो इस कंडीशन में देखना आप,
इस कंडीशन में सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो रहेगा हाई, ठीक है। और ये जो आरबीसी है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा कम। तो वाटर किस तरफ गति करेगा? कम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। इस कंडीशन में क्या होगा कि आरबीसी से में जो वाटर था वो किस तरफ, किस डायरेक्शन में गति करेगा? वो करेगा सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और जो अपने पास सॉल्यूशन था उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा था। इस कंडीशन में आरबीसी में एक्सोस्मोसिस की प्रक्रिया होगी, ठीक है। इस कंडीशन में देखो आरबीसी से जो सारा वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, इस कंडीशन को बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। और इस कंडीशन के बेसिस पे आरबीसी पिचक जाती है, ठीक है। तो ये था अपना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखो इसमें एक वर्ड यूज करते हैं प्लाज्मोलाइसिस। कुछ बुक में इसको अलग से बताते हैं, मैं इसको आपको इसी के एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, ठीक है। एज आप इसका एग्जाम्पल रख लो आप, कि जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो सिकुड़ जाता है। वो कैसे? देखो, माना ये कोई प्लांट सेल है, ठीक है। ये कोई प्लांट सेल है, ये हो गई सेल वॉल, ये हो गई मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये हो गया इसका प्रोटोप्लास्ट। अपने हाइपोटोनिक अगर सॉल्यूशन में किसी सेल को रखेंगे तो उसका वाटर सॉल्यूशन में निकल जाएगा। ये बात करी थी अपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो प्रोटोप्लास्ट वाला पार्ट है इसमें बेसिकली वाटर प्रेजेंट होता है, और ये अगर वाटर सॉल्यूशन में निकल जाएगा तो ये प्रोटोप्लास्ट का जो एरिया है वो केवल इतना सा रह जाएगा, मतलब ये एक तरीके से प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाएगा, और इसी कंडीशन को बोलेंगे अपन प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो अपन इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के एक एग्जांपल के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इसको अलग से भी ध्यान में रख सकते हो। तो ये था अपना प्लाज्मोलाइसिस। अब अपन इसमें आगे देखेंगे ट्रिगर प्रेशर या वॉल प्रेशर क्या होता है। देखो, ये कोई सेल वॉल है, ठीक है। यदि इसको यदि इस सेल को अपन रखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, इस सेल को अपन रखेंगे कहां पे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर सेल में एंटर करेगा, यानी एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया होगी। जैसे ही एंडोस्मोसिस की प्रक्रिया होगी वाटर कहां एंटर करेगा? सेल में।
वाटर सेल में एंटर करेगा, एंटर करते ही यहां पे वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी प्रोटोप्लास्ट में वाटर की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी। अब वाटर ज्यादा होगा तो ये बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा। ये क्या करेगा, प्रोटोप्लास्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, सेल वॉल पे प्रेशर क्रिएट करेगी। इस कंडीशन में जो प्रेशर क्रिएट होगा उसको बोलेंगे अपन ट्रिगर प्रेशर। ट्रिगर प्रेशर क्या होगा, देखो ट्रिगर प्रेशर क्या होगा। ट्रिगर प्रेशर में अगर किसी सेल को अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उस कंडीशन में सेल में वाटर एंटर करेगा, और उस कंडीशन में प्रोटोप्लास्ट में वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वो अपने आप को फैलने की कोशिश करेगा और एक प्रेशर क्रिएट करेगा किस पर, सेल वॉल पर। सेल वॉल पर प्रोटोप्लास्ट द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या कहलाएगा, ट्रिगर प्रेशर, ठीक है। एक होता है वॉल प्रेशर, देखो वॉल प्रेशर क्या होता है, वॉल प्रेशर जस्ट अपोजिट है किसका, ट्रिगर प्रेशर का। प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा, इसके अपोजिट जैसे ही प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल पे प्रेशर लगाएगा, सेल वॉल इसके अगेंस्ट वापस प्रेशर लगाएगी किस पे, प्रोटोप्लास्ट पे। प्रोटोप्लास्ट बोल रहा है कि मैं तो फैलूंगा, लेकिन सेल वॉल बोल रहा है कि नहीं। उस कंडीशन में जितना प्रेशर सेल वॉल पे प्रोटोप्लास्ट लगाएगा उतना प्रेशर सेल वॉल किस पे लगाएगा, प्रोटोप्लास्ट पे। यानी ट्रिगर प्रेशर बराबर किसके होगा, वॉल प्रेशर के, ठीक है। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो सेल की जो साइज है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो या तो सेल फट जाएगी या अंदर प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया होगी। इससे बचने के लिए सेल वॉल प्रेशर लगाएगा प्रोटोप्लास्ट के अगेंस्ट प्रोटोप्लास्ट पर। प्रोटोप्लास्ट अगर सेल वॉल पे प्रेशर लगा रहा है तो उसके अगेंस्ट में सेल वॉल उसकी बराबर में प्रेशर लगाएगा, कहां पे, प्रोटोप्लास्ट पे। तो ये बात हो गई अपनी ट्रिगर प्रेशर और वॉल प्रेशर के बारे में। दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल बात करेंगे अपन अगले टॉपिक के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।